हाय एवरीवन, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारी आज के इस क्लास में। और आप ही के लिए यार ये सीरीज हमने रखी है जिसमें हम आपको 15 मिनट्स में सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो हम आ चुके हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के चैप्टर पे। तो इसको हम आने वाले 15 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। दूसरी बात यार, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो मेरे से तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च बार में आप सर्च कीजिए मेरा नाम लक्ष्य सर एंड उसके बाद आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, तो आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी चैप्टर्स की सीरीज है ये सिंपली रिवीजन के लिए है, तो इसको एज अ रिवीजन आप सोर्स लेके चलिए। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक यार पेन एंड पेपर को साथ रखिए। इट्स जस्ट माई सजेशन फॉर यू कि आप एक पेन कॉपी साथ रखेंगे, क्योंकि इसमें आप जब टॉपिक्स को अपनी नज़रों के सामने से गुजरते हुए देखेंगे ना, तो आप एक काम करना, आप उसमें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं, है ना, या जो आपको लगता है कि ये मेरे टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को आप लिखते हुए चलिए। फिर उस टॉपिक के लिए आप आज रात का बफर रखिए कि आज रात को बैठकर मैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट करूंगा। कैसे कंप्लीट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट की एक लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। सारे वन शॉट के लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उन्हें आप उस चैप्टर में जिसमें आपको डाउट है उनको आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, ऐसे आपका पूरा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी और इफेक्टिवली जल्द से जल्द वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं और अपने बायोटेक के जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसे कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के थ्रू रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपका जल्द से जल्द क्या हो जाए, ये कवर अप हो जाए इस तरीके से। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसमें छूटे ना ताकि आपका। ठीक है, तो पहली बात इसमें क्या आपके पास बताई गई है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन है, एक जो हम जानते हैं और एक आपके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। पहली डेफिनेशन में हम कहते हैं कि यार हम इसमें एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर लिविंग थिंग्स, है ना, लिविंग थिंग का एग्जाम हमें इसमें इस्तेमाल करेंगे या फिर उन लिविंग थिंग्स के एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए या उनके लिए कुछ अच्छी चीज बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे आप कहते हो बायोटेक्नोलॉजी। एक डेफिनेशन EFB ने दी है जो कहती है कि ये नेचुरल साइंस का, है ना, ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट का और उनके एनालॉग्स का, मतलब उनसे बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करना, क्या ये इंटीग्रेशन है, मतलब मिलाव है ये इन दोनों का, उसे आप कहते हो क्या, बायोटेक्नोलॉजी। दोनों ही डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सवाल ऐसे आ सकता है कि डिफाइन बायोटेक या फिर डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी स्टेटेड बाय द EFB। तो EFB की फुल फॉर्म क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 या 2 मार्कर में ये सवाल आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल, एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है तो ये इंपॉर्टेंट है कि 250 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है ना, उनसे 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो निकाले गए हैं। ये स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट इसको याद रखना बस अभी के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं तो बस स्टेटमेंट को भी याद कर लो। उसके बाद दो तरह के आपके बायोटेक की ब्रांचेस हैं, एक है जेनेटिकल इंजीनियरिंग, एक होती है स्टेरलाइजेशन। जेनेटिक्स में आप चीज़ों को बनाते हो और इसमें आप उन चीज़ों को मेंटेन करते हो, उनसे उनको लार्ज प्रोडक्शन करते हो आप। ठीक है, तो ये दो आपकी ब्रांचेस होती हैं। आगे अगर हम बढ़े तो इसमें मेन चीज क्या है कि यार हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं कि इट्स लाइक अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके जीन्स में, उसके जीनोटिपिक के अंदर, है ना, उसके जीन्स में हम कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे जिससे कि जो वो प्रोडक्ट देगी वो हमारे काम का होगा। मतलब उसमें से हम जो प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं वही उससे हम बनवा पाएंगे, किसकी मदद से, जीन्स में चेंजेस करने की मदद से। तो जीनोटाइप को चेंज करो, है ना, और क्या होगा, आपको उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो कैसे आप उसके जीन में इंटरफेरेंस कर सकते हो, तो मान लो कि यार मुझे किसी बैक्टीरिया से कोई मेरे को जीन चाहिए, तो पहले क्या होगा, पहले मुझे वो उस जीन को ढूंढना पड़ेगा जो मेरा डिजायर जीन है। तो पहले आइडेंटिफाई करो अपने डिजायर जीन को जो आपको चाहिए। उसके बाद उस डिजायर जीन में, उस डिजायर वाले डीएनए को निकालो, डीएनए में से जीन को सेपरेट करो। जीन एक बार आपके हाथ में आ गया, जीन आने के बाद अब उसे आप किसी प्लाज्मिड के अंदर डाल दो। ठीक है, प्लाज्मिड में डाला, प्लाज्मिड से क्या होगा, फिर उस प्लाज्मिड को आप होस्ट मतलब बैक्टीरिया के अंदर डाल दो। बैक्टीरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो साथ में हमारा जो जीन है वो भी क्या करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। और एक बार हमारे जीन बहुत बार मल्टीप्लाई कर गया, उसे निकालो एडोलास, फिर उसको लार्ज प्रोडक्शन करो। लार्ज प्रोडक्शन के बाद उसकी डाउनस्ट्रीम मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लो या उसको पैकेजिंग करके आप बेच दो मार्केट में। ये होते हैं स्टेप्स क्या, बायोटेक के अंदर। और इन सभी स्टेप्स के आसपास ही क्या है, हमारा जो ये चैप्टर है वो आसपास ही घूमने वाला है। ठीक है, तो इन स्टेप से हम शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है आपको जीन ढूंढना पड़ेगा। तो जीन तो आपको इजीली मिल जाएगा, मान लो आपको प्लांट से निकालना है या किसी एनिमल से निकालना है तो जीन आपको मिल जाएगा। तो मान लो ये आपके पास किसी एक पिग जो है ना, पिग या फिर कैटल जो है, उनके पेनक्रियाज में एक जीन है जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। आपको ये वाला जीन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस वाले जीन को पहले आपको सोर्स मिल चुका है तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है,
जैसे ही आपको सोर्स मिला उसमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करो, है ना, डीएनए बाहर निकालो। अब डीएनए कैसे बाहर निकालेंगे अभी समझते हैं हम, ठीक है। डीएनए बाहर निकालो, फिर उसके बाद उसमें से आप जीन को सेपरेट कर दो। जीन कैसे सेपरेट करेंगे, उस डीएनए के आप टुकड़े टुकड़े कर दो। जब उसके आप फ्रेगमेंट्स फॉर्म कर दोगे तो क्या होगा, एक ऐसा फ्रेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट भी होगा जो आपका वाला जीन होगा, अल्फा जीन, लेट मी कॉल इट एज अ अल्फा जीन। ये आपको चाहिए इस केस में, ठीक है। तो आपका जीन मिल चुका है। अब इस जीन को आप क्या करो, नीचे कुछ नहीं है, आप यहां से आगे आ जाओ। तो अब यहां से आप आगे आओ और यहां पे देखो, अब ये जो जीन आपके पास था, इस जीन को एक बैक्टीरिया के अंदर से आपने क्या किया, प्लाज्मिड निकाला, और इस प्लाज्मिड के अंदर आपने उस जीन को इंसर्ट करा दिया। ये प्लाज्मिड था, इसमें आपने ये फॉरेन जीन जो है इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब जैसे आपने इसको इंसर्ट कराया तो ये कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो इसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये लिखा हुआ, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जहां से आपने निकाला था उसके अंदर वापस डाल दो। सर फिर निकाला ही क्यों, ताकि इस प्लाज्मिड, देखो प्लाज्मिड भी एक तरह का डीएनए होता है और ये भी डीएनए है हमारा वाला जो हमें चाहिए, है ना, जो हमने निकाला है किसी में से, दोनों जोड़ पाएंगे हम। हमने इसको जोड़ दिया, अब इसको उठाकर हम डाल देंगे वापस में उस बैक्टीरिया में। क्यों डालेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, और जितने ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा उतनी ज्यादा क्या होंगे, हमारे जीन बन जाएंगे। बिकॉज जब एक सेल जो है डिवाइड करती है, मल्टीप्लाई करती है, तो उसके सारे के सारे कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब ग्रो करते हैं वो भी, ठीक है। तो इस केस में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगी, तो हमारे जीन्स भी क्या होंगे, उनकी मल्टीपल कॉपीज बनेगी। और एक बार मल्टीपल कॉपीज बन गई, फिर हम उसको बायोरिएक्टर्स में डाल के और ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम उससे उसके प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो है ये पूरी कहानी है, पूरी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। पहला स्टेप क्या है, डीएनए को, डिजायर डीएनए ढूंढना, उसके बाद उसमें से डीएनए को बाहर निकालना सेल में से, और सेल में से डीएनए निकालने के बाद उसके फ्रेगमेंट्स कर दो, जीन बाहर निकालो, जीन को प्लाज्मिड में डालो, प्लाज्मिड को वापस से इकोलाई में डालो बैक्टीरिया के अंदर, और फिर बैक्टीरिया में डाल के उसकी मल्टीपल प्रोडक्शंस कर लो। मुश्किल नहीं है, इजी है, बस ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पॉइंट्स को चाहो तो आप रीड कर लो। डिजायर जीन, डीएनए को बाहर निकालो, उसमें से जीन बाहर निकालो, डीएनए का रिकॉम्बिनेंट बनाओ जिसे आप आरडीएनए कहते हो प्लाज्मिड के साथ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसी वाले प्लाज्मिड को जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है इसको ट्रांसफॉर्म कर दो किसके अंदर, सेल के अंदर, फिर लार्ज प्रोडक्शन और फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये स्टेप्स होते हैं। बताओ आगे समझ में, आगे बढ़े। पहला है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए आप कैसे बाहर निकालोगे, तो उसके लिए आपको कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है ना। ये वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं, हम एक सेल में से जो हमारा वाला डीएनए हमें चाहिए, जो जीन हमें चाहिए, वो कैसे बाहर निकालेंगे। तो जीन पाने से पहले हमें डीएनए चाहिए होगा, है ना। डीएनए निकालते हैं, कैसे निकालोगे, ये सेल है, इसमें आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी। सबसे पहले तो हमें सेल को तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके अंदर हम घुसेंगे, फिर हमें और चीज़ें तोड़नी पड़ेगी, और लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर को मान लो हमें किसी प्लांट सेल में से कुछ चाहिए होगा, तो प्लांट की पहले सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, जो किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। फंगस से कुछ चाहिए तो उसकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, बैक्टीरिया से कुछ चाहिए तो उसकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। प्लांट की सेल वॉल तोड़ने के लिए आप क्या डालोगे, सेलुलेज डालोगे। फंगस की तोड़ने के लिए चिटिनेज डालोगे, और बैक्टीरिया की तोड़ने के लिए आप लाइसोजाइम डाल दोगे। इनसे क्या होगा, इनकी सेल वॉल टूट जाएगी, ठीक है सर। सेल वॉल टूट गई, सेल वॉल के बाद हमें क्या मिलेगा, अब उसके अंदर क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसे कैसे तोड़ोगे आप, तो एक काम करो, वो जो सेल आपके पास है उस सेल को आप डाल दो एक सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन है वो उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक लाइसिस होगा, मतलब पानी की वजह से क्या होगी, वो ब्रस्ट कर जाएगी सेल, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो टूट जाएगी। अब क्या मिला हमें, अब मिला आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई, तो क्या मिला हमें, न्यूक्लियस मिला। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए हम क्या डाल देंगे, उसमें न्यूक्लियस डाल देंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूट जाएगी। अब बताओ क्या मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है आरएनए होता है, अभी भी ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सब बचा हुआ है अभी, है ना। तो अब इस वाले सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, सेल वॉल हट चुकी है, सब कुछ हट चुका है, डीएनए बचा है, ऑर्गेनेल्स बचे हैं, आरएनए बचा है, कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बचे हैं, है ना। अब इन्हें कैसे हटाएंगे, हमें सिर्फ डीएनए चाहिए, बाकी सब हटाना है हमें। तो कार्बोहाइड्रेट को मारने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स डाल दो, प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएज डाल दो, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज डाल दो, और ऑर्गेनेल्स को मारने के लिए आप लाइसोजाइम डाल दो। तो उस सेल में से आपको क्या मिल जाएगा, आपका डीएनए मिल जाएगा। हमारे पास हमारा डीएनए आ चुका है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमारा डीएनए मिल चुका है ना, और साथ में हमें प्लाज्मिड मिल चुका है। दो चीज हमें मिल चुकी है, प्लाज्मिड भी क्या होता है, डीएनए होता है ना एक तरह का। तो एक बात ध्यान रखना, आपको इस पूरे स्टेप के दौरान क्या नहीं डालना है, डालना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं डालना है, डीएनए नहीं डालना है, अदरवाइज हमारा डीएनए ही मर जाएगा, ठीक है।
तो कभी भी डीएनए मत डालना, नेवर पुट डीएनए, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब देखो कौन सा स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, एक बार बताओ मुझे। हमने हमारा डिजायर्ड जीन ढूंढ लिया, उसमें से हमने डीएनए बाहर निकाल लिया। अब डीएनए का आपको फ्रेगमेंटेशन करनी है। इस प्रोसेस को आप कहते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पहले आपको इसके फ्रेगमेंट्स बनाने हैं। फ्रेगमेंट आप कैसे बनाओगे, कुछ एंजाइम का इस्तेमाल करोगे जो कि उसको तोड़ देंगे, ठीक है। डीएनए को तोड़ने वाला कौन होता है, कुछ आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया और आपने इसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका इस तरीके से डीएनए था आपने उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। उन फ्रेगमेंट्स में ही आपका एक डिजायर्ड जीन भी, ये वाला जीन आपको चाहिए। तो अब इन सबको आप कैसे हटाओगे, ये सब डीएनए में से अपना वाला कैसे पहचानोगे और कैसे आप उसे बाहर निकालोगे, तो उसका तरीका होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसमें आप अगेरोस जेल का इस्तेमाल करते हो। देखो क्या होगा इसके अंदर, आप इस तरीके की एक मशीन लोगे, जिस मशीन में आपके पास एक प्लेट है जिसमें क्या है, अगेरोस जेल है। ये अगेरोस जेल है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता था, आपने डीएनए को इस जगह पे डाल दिया और यहाँ लगा दिया आपने एनोड, जो कि कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, है ना। अब क्या होता है, अब कुछ डीएनए बड़े हैं तो कुछ डीएनए छोटे साइज के हैं, तो इनका साइज डिफरेंट है। इसलिए बड़े वाले डीएनए पीछे पीछे रह जाएंगे और छोटे वाले डीएनए फटाफट से आगे भाग के आगे आ जाएंगे। तो ऐसे जो है ये इनके साइज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, कि पीछे वाले बड़े वाले डीएनए पीछे रह गए और छोटे वाले आगे आ गए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी इमेज जो है वो देखने को मिलेगी इसकी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको डीएनए दिख रहे हैं, डीएनए देखो कुछ कुछ जो है वो आगे आ चुके हैं, कुछ कुछ पीछे रह गए हैं, ठीक है। ये देख किसकी मदद से पा रहे हैं, हम इसे देख पा रहे हैं, एक चीज होती है हमारे पास इथीरियम ब्रोमाइड। इथीरियम ब्रोमाइड जो आपने उस डीएनए के ऊपर डाल दिया और फिर उस पर आपने यूवी रेस को पास किया। यूवी रेस से क्या होगा, जो भी आपका डीएनए होगा उसको वो आपको ऑरेंज कलर का दिख जाएगा। आपने उसे कलर कर दिया और वो आपको ऑरेंज कलर का दिख जाएगा, तो वो आपके डीएनए होंगे, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपके पास इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी, पतले छोटे वाले डीएनए आगे आ जाएंगे और बाकी सब जो है वो पीछे रह जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें से जो आपका डिजायर वाला जीन होगा, जो डिजायर जीन है, आपको पता है कि भाई मेरा जो डिजायर जीन है उसका साइज कितना है, 50 साइज है उसका। तो यहाँ पे स्केल लगे होते हैं, तो 50 वाले एरिया में जो भी आपका डीएनए आया होगा वही आपका डिजायर जीन है जो आपको चाहिए, है ना। भाई डीएनए का साइज तो हम निकाल ही सकते हैं, वो हमें पता होता है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से आप अपने डीएनए को सेपरेट कर सकते हो। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, डीएनए को आपने लोड किया किसमें, अगेरोस जेल में, इलेक्ट्रिक फील्ड पास की, ये सारे डीएनए कहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे भागते हुए। क्यों, क्योंकि डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और डिफरेंट साइज का होता है, तो इसलिए ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और डिफरेंट साइज की वजह से बड़े वाले धीरे धीरे भागेंगे और छोटे वाले आगे आगे भाग के आ जाएंगे। और फिर आप ब्रोमाइड इथीरियम डाल के उसको सेपरेट कर लोगे, ठीक है। ये लिखा हुआ इथेरियम ब्रोमाइड डाल के आप यूवी रेस डालोगे, ऑरेंज कलर आएगा, ऑरेंज वाले को आप सेपरेट कर लोगे और इस प्रोसेस को आप कहते हो इल्यूशन, कि आप जेल में से उस डीएनए सेगमेंट्स को आप बाहर निकाल रहे हो, ये होता है आपका इल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपके इतने बड़े डीएनए में से आपका वाला जो जीन था अल्फा जीन, वो आपने बाहर निकाल दिया। बताओ इसमें कोई डाउट है। तो हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं इस वाले पार्ट पे। देखो तो हमने क्या किया, हमने पहले डीएनए आपने सोर्स ढूंढा, उसके बाद डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से जीन बाहर निकाल लिया। अब जीन को आपको डालना है किसके अंदर, इस वाले प्लाज्मिड के अंदर। कैसे डालोगे, कैसे डालोगे, उसके लिए आपको प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा, है ना। अब प्लाज्मिड कटता है कुछ एंजाइम्स की मदद से, जिस एंजाइम का नाम है, जिस एंजाइम का नाम है, जिस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपको डीएनए को इस तरीके से काट, मतलब आपको प्लाज्मिड क्या एक तरह का डीएनए है, उसे अगर आपको काटना है तो आप कैसे काटोगे, एक सीजर का इस्तेमाल करोगे। तो हमारी बायोलॉजिकल सीजर कौन होती है, वो होती है हमारी न्यूक्लियस। दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं एक्सो, एक होते हैं एंडो। ये करते क्या है, ये अगर हमारे पास डीएनए है तो इस डीएनए को लास्ट से कौन काटता है, टर्मिनल से, एक्सो न्यूक्लियस। लेकिन हमें कटवाना है बीच में से, यहाँ से बीच में से कटवाना है। तो बीच में से कटवाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, एंडो न्यूक्लियस के लिए, बिकॉज दे कट या फिर ब्रेक समवेयर बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो हमारे पास डीएनए सेगमेंट है उसको बीच में से काटते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कटवा दोगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये लंबा सा क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस व्हिच कैन कट ऑन द डीएनए ओनली एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज साइट, जिसे आप कहते हो पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम क्या होता है, जैसे रेस कार,
रेस कार क्या है, पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो एक ही बात है। ऐसे इसको देखो, GAATTC, GAATTC, यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो एक ही बात है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो। लेकिन अगर आपको पढ़ना कैसे है, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहां से आप ऐसे पढ़ रहे हो, यहां से आप इस तरीके से पढ़ रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, एक साइड पे काटा, है ना। अब दो तरह के साइड बनेगी, या तो ब्लंट एंड बनेगा, अगर कोई बीच में से काट के ऐसे दो एंड बनाएगा, या फिर ये स्टिकी एंड्स बनाएगा, मतलब कि एक बार जी को यहाँ से काटा और इस जी को यहाँ से काटा, तो ये ऐसे टूट के अलग हो गए और ये ऐसे टूट के अलग हो गया, ठीक है। तो ये बन चुके हैं स्टिकी एंड्स, जो कि इस तरीके से कटते हैं और ये चिपक सकते हैं वापस से, ठीक है। ए और टी के बीच में कैसी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और सी और जी के बीच में कैसी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और बीच में कौन सी होती है, डाई ईस्टर फॉस्फेट बॉन्ड होती है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको वही सेम कहानी रिपीट कर रहा हूं। आपने प्लाज्मिड लिया, उसमें क्या डाला आपने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया। क्या करता है, कट करता है। इसने कट कर दिया प्लाज्मिड को, ओपन कर दिया। अब प्लाज्मिड जैसे ही ओपन हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें फॉस्फेट डाल दिया, एल्कालाइन फॉस्फेट। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा एल्कालाइन फॉस्फेट, ये देखो आपका ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को आपको यहां से काटना था, तो आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला। यहां से स्टिकी एंड्स बन चुके हैं, किसने बनवाए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। स्टिकी एंड जो है वो अलग हो जाएंगे इस केस में, है ना। और यहां पर एक्ट करेगा कौन, आपका एल्कालाइन फॉस्फेट। एल्कालाइन फॉस्फेट जो होता है करता क्या है, ये जो है यहाँ पे जो ये फॉस्फोरस जो लगा हुआ है ना, स्टिकी एंड जब अलग हुए तो उन पे क्या था, फॉस्फोरस था, उसको काट देगा। बिकॉज अगर फॉस्फोरस लगा रहेगा तो ये वापस चिपक जाएंगे, तो इसको वापस ना चिपक देने का काम किसका होता है, वो होता है एल्कालाइन फॉस्फेट का। फॉस्फेटेज है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, एल्कालाइन फॉस्फेटेज। तो ये फॉस्फेट को हटा देगा वहां से, ठीक है। अब एक बार वो हट गए, अब हमें क्या करना है, हमें हमारा वाला जीन इस पे इंसर्ट करना है। जो हमारा डीएनए था ना, वो डीएनए हमें इसके ऊपर इंसर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे इसके स्टिकी एंड्स अलग हो गए, हम इसमें अपना वाला डीन लाके इस तरीके से अपना वाला जीन लाके इस पे चिपका देंगे। चिपकाने का काम कौन करता है, वो करता है लाइगेज। दूसरा एंजाइम कौन है, लाइगेज, ये ग्लू होती है। सीजर कौन थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ग्लू कौन है, ये लाइगेज, ठीक है। और तीसरा कौन था आपके पास, ये रेस्ट्रिक्शन एल्कालाइन फॉस्फेट, और चौथा कौन है आपका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। क्या करेगा ये, आपने एक बार इसको चिपका दिया है ना, ये लाइगेज से चिपक चुका है। अब इसकी जो फॉस्फेट बॉन्ड है, इन फॉस्फेट बॉन्ड को वापस से जोड़ने वाला काम किसका होगा, उसका होगा आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का, ये काम होगा आगे जाके, ठीक है। फिर देखो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्लाज्मिड के ऊपर हमारा वाला डीन जो है वो चिपक जाएगा, हमारा वाला जो जीन है वो चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको पहले काटा, इसको खोला, खोलने के बाद हमने इसमें जीन को इंसर्ट कर दिया, और जीन इंसर्ट करने के बाद हमारे पास क्या मिल गया, हमें इस तरीके से जुड़ा हुआ जीन हमारे प्लाज्मिड पे लगा हुआ मिल चुका है। अब इसको उठाकर आप डाल दोगे कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हो इसको आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब इसके आपको जीन की क्लोनिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना, आप करते क्या हो, आपको करना क्या है कि पहली बात तो जो प्लाज्मिड हमारे पास होता है ना, प्लाज्मिड के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। जिसमें आप अपना जीन को डाल रहे हो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात तो उसका साइज ना तो बहुत बड़ा हो, ना ही उसका साइज बहुत छोटा हो। बड़ा होगा तो वो उस लाइक उस बैक्टीरिया के अंदर उस जीन को आप डाल नहीं पाओगे, बिकॉज बैक्टीरिया की सेल उसे आने नहीं देगी। और काफी बड़ा हुआ तो, छोटा हुआ तो उसमें आप अपना जीन नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज इतना छोटा सा आपके पास प्लाज्मिड है, उसमें अपना जीन कैसे डालेंगे उसके अंदर। दो दिक्कत है, ठीक है। तो ना तो साइज उसका बड़ा हो, ना साइज उसका छोटा हो। दूसरा, उसके पास ORI होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना, जहां से वो रेप्लिकेट कर सके। नेक्स्ट, वो अपनी नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा बना पाए, बिकॉज जितने ज्यादा प्लाज्मिड बनेंगे उतनी ज्यादा क्या होंगे, हमारे पास जीन मिलेंगे हमारे। और सिलेक्टेबल मार्कर्स उसके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, या फिर एम्प्लिसिलिन रेस्ट्रिक्शन जीन, ये वाले जीन्स उसके पास होने चाहिए, जो कि एक तरह के मार्कर की तरह काम करते हैं। समझ पा रहे हो। अब हमें क्लोनिंग करनी है, मतलब इस प्लाज्मिड से हमें बहुत सारे क्या बनाने हैं, क्लोन्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, आपके पास सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में क्या आपके पास कुछ प्लाज्मिड्स हैं। भाई आपने अगर बहुत सारे प्लाज्मिड में अपना जीन डालना चाहा, तो ऐसा जरूरी है कि हर प्लाज्मिड में वो जीन चिपक ही जाएगा, कोशिश है ना। ये तो आप बस एंजाइम की मदद से कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ प्लाज्मिड टूट जाए और इसके ऊपर जीन लग जाए, उसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कुछ हो सकता है कि ऐसे प्लाज्मिड जो टूटे हों लेकिन जीन उस पर लगा ही नहीं और वापस जुड़ गए वो उस केस में, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे प्लाज्मिड है
जिसमें हमारा वाला जीन लगा हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिसपे हमारा जीन नहीं लगा हुआ है। जिस पे लगा हुआ है उसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट, जिसपे हमारा फॉरेन जीन लगा हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिसपे हमारा फॉरेन जीन नहीं लगा तो उसे आप कहते हो नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये अपने आप जुड़ गए थे इसलिए आप इसे कहते हो सेल्फ लाइगेटेड। ऐसे टूटने के बाद जीन नहीं जुड़ा तो इसलिए वापस से स्टिकी एंड से ही जुड़ चुके हैं। किसकी मदद से? लाइगेज की मदद से। तो इसे आप कहते हो सेल्फ लाइगेटेड। ठीक है, अब हमने इसको डाल दिया इकोलाई में। अब जब आप इस प्लाज्मिड को इकोलाई में डाल रहे हो तब भी ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर इकोलाई में ये प्लाज्मिड जाएगा ही जाएगा, कभी कभी नहीं जाता है। तो मतलब कि एक इकोलाई ऐसे जिसमें आपका प्लाज्मिड आया ही नहीं है, एक में आ गया है, और कौन सा वाला आया है? जिसमें जो कि सेल्फ लाइगेटेड था, जो अपने आप जुड़ गया था। तो मतलब इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। आपका ये जो है प्लाज्मिड आ चुका है, और ये जो सेल है ये कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? इसमें आपका फॉरेन जीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका होता है। और देखो इसमें क्या है? आपका फॉरेन जीन लगा हुआ है, मतलब ये कौन सी सेल है? ये आपकी रिकॉम्बिनेंट है, और इसे आप ट्रांसफॉर्मेंट भी कह सकते हो। ट्रांसफॉर्मेंट भी आप कह सकते हो। समझ में आ गया? तो अब क्या करोगे? अब आपको दिक्कत क्या है कि यार आपके पास बहुत सारी सेल्स हैं जिनमें से कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो कि हम कैसे निकालें। हमें सिर्फ ये चाहिए, हमें ये दोनों नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप इसमें डाल दोगे एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। तो आपको पता है इस वाली सेल के पास तो प्लाज्मिड है ही नहीं, तो प्लाज्मिड करेगा क्या? एंटीबायोटिक से बचाएगा, तो ये तो मर जाएगी सेल उस केस में, है ना। तो अगर आपने एम्पिसिलिन डाली तो क्या हुआ? आपने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया? ये आपके पास बहुत सारे थे, इनमें से कुछ थे आपके पास जिनके पास प्लाज्मिड था, कुछ था जिनके पास प्लाज्मिड नहीं था। तो एम्पिसिलिन जो डाल दिया आपने, उससे क्या हुआ? सारे के सारे मर गए। फिर उसके बाद प्लेटिंग मेथड किया, जिसमें से ये कुछ थे आपके पास रिकॉम्बिनेंट वाले, कुछ थे आपके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले। इस प्लेट को उठाया आपने, इस पे इस तरीके से टच करके वापस इसको अपने पास रख लिया। तो इस केस में आपने क्या देखा कि यार कुछ वाले जो बैक्टीरिया थे वो मर चुके हैं। क्यों मरे? जैसे पहले वाला मर गया, तो इस मरने का मतलब क्या है कि इसके पास जो ये सेल थी ना, उसके पास ये था, ये, क्योंकि इसके पास जो टेट्रासाइक्लिन, जब हमने जीन जोड़ा तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था वो तो मर गया, है ना। तो अब जब इसमें हम टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक डालेंगे तो क्या होगा? ये दोनों मर जाएंगे उस केस में। ये नहीं मरेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का जीन है जो इसको बचा लेगा एंटीबायोटिक से। लेकिन इसका जीन टूट चुका था। कब टूटा था? जब हमने इसके जीन को इसके अंदर इंसर्ट किया था। तो ये मर जाएगा टेट्रासाइक्लिन से। तो हमने वही किया है कि हमने टेट्रासाइक्लिन को डाला। टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद क्या हुआ? हमने इस प्लेट को इसके ऊपर रखा, इस वाली में टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इसको हमने वापस से छूते ही इसको वापस हटा लिया। तो इस केस में जो जो मर गए, मतलब वो कौन से थे? उनके पास जीन था, उनके पास जीन था, मतलब इसके पास जीन था, इसके पास जीन था, इसके पास जीन था, और यही तो हमें चाहिए था। तो हमने सारे नहीं मारे, हमने सिर्फ टच करके हटा लिया। तो इस केस में हम इसको और इसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप एक तो ऐसे पता लगा सकते हो, या फिर एक तरीका और है, एक तरीका और है। क्या तरीका है वो? एक तरीका ये है जो कि आपकी है इन विवो जीन क्लोनिंग। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप एक प्लाज्मिड को डालोगे इस तरीके से, है ना, उसमें आप क्या करोगे? इस तरीके से जीन लगा दोगे और उसको फिर आप इकोलाई में डाल के फिर उसमें क्या होगा? उसके इसमें आगे उसकी रेप्लिकेशन जो है आप कर दोगे इस तरीके से। समझ में आ गया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको सिखा चुका हूं मैं, है ना। अब कौन से पार्ट पे हम आ चुके हैं वो देख लो एक बार। किस पार्ट पे हम आ चुके हैं? इस वाले पार्ट पे हमने अपना डीएनए निकाल दिया, हमने उसमें से डिजायर्ड जीन निकाल दिया, उस जीन को हमने प्लाज्मिड में डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से। 4 थे, कौन कौन से? लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, और आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक आपका काइनेज। ठीक है, चारों की मदद से हमने इसको जोड़ के हमने इसको इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिक्कत क्या थी? हमें पता नहीं था कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट नहीं है। उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? प्लेटिंग मेथड। प्लेटिंग मेथड से हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी बस रेप्लिकेशन, हमें इसकी क्लोनिंग करनी है, हमें इसकी बहुत सारी ऐसी क्या बनानी है? ऐसी बहुत सारी बैक्टीरिया बनाने, और फिर उसका लार्ज प्रोडक्शन करना है किसमें? आपके फर्मेंटर्स के अंदर, है ना। बायो रिएक्टर्स होते हैं, उसके अंदर हमें उसकी प्रोडक्शन करनी है उस केस में। तो एगोरस जेल हो गया आपका, और एक लास्ट और है। इस डायग्राम को याद रखना, ये आपका एक जो प्लाज्मिड होता है ना, जो हमने बनाया है, कौन सा वाला? PB322, PBr322। ये एक प्लाज्मिड है जो हमने बनाया है, जिसमें क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन की यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। यहाँ पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होती है जो कि उसको एम्पिसिलिन से बचाती है। ठीक है, ऊपर आपके पास 3 जीन है जो कि इकोराई है, कैल है, और हिंट थर्ड है। नीचे की तरफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और यहाँ पे क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका PBUL, ये मतलब आपको डायग्राम पूरा याद करना है। डायग्राम मैंने आपको सेशन में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप बस डायग्राम को एज इट इज याद कर लो।
एम्पलिस्ट वाली साइड पे क्या है, ये 3 है, ई कोराई, पीवीयू आई और पीएसटीआई, पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट और ई कोराई, इको आर 1, ठीक है, तीनों 1 1 वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप याद कर लो टेट्रासाइक्लिन पे कौन है, बैम H1 है और SaL1 है, बैमसल ऐसे रख लो, बैमसल, बैमसल बमसल होता है ना, बमसल, बमसल पे H1, ठीक है। और एम्पलिसिलिन के जस्ट अपोजिट में कौन है, ROP है और एक होता है RORI, ठीक है, ROP ORI, ऐसे आप चेंज कर लो और यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएंगे। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो ये डायग्राम आ सकता है, कहेगा PBr 322 का आपको डायग्राम बनाना है। और ये है कौन है, ये एक तरह का प्लाज्मोडियम है, सॉरी नॉट प्लाज्मोडियम, इट इज अ प्लाज्मिड, ठीक है। पीसीआर में क्या होता है, आप एक डीएनए लेते हो है ना, उसको उसके आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देते हो हाई टेम्परेचर में 91 डिग्री सेल्सियस में, उसके बाद इसकी 2 स्ट्रैंड्स बनती है, यहाँ पे आप लगा देते हो क्या, पॉलीमर। पॉलीमर जो होगा ये 3 प्राइम पे हमेशा लगता है, ये 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए की 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड पे कौन लग जाएगा, पॉलीमर लग जाएगा, और उस तरफ भी कौन लग जाएगा, पॉलीमर लग जाएगा। आपको एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाने हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, पीसीआर इस्तेमाल करते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक ये है, एक ये है। अब क्या होगा, अब इसके बाद आपने ये पॉलीमर लगा दिया, अब इसमें एक एंजाइम आएगा जिसे आप कहते हो टैग पॉलीमरेज, ये इसको आगे की तरफ इनिशिएट कर देगा और यहाँ से भी आगे की तरफ इनिशिएट कर देगा। नीचे वाले के 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, ऊपर वाले के 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे और आपके एक डीएनए से 2 डीएनए बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनके तैयार हो जाएंगे। और इसे चेन क्यों कहते हो, चेन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक डीएनए से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और ऐसे कर करके बहुत सारे बन जाते हैं। और ये 30 मिनट के अंदर 3 साइकिल ऐसी परफॉर्म कर लेता है। तो मतलब कि आपको 1 घंटे में मिलियंस ऑफ क्या मिल जाएंगे आपको, ऐसे इकोलाई या फिर जो बैक्टीरिया जो आप डुप्लीकेट करना चाहते हो वो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ये होता है आपके पास क्या, पीसीआर रिएक्शन। और फिर लास्ट में आते हैं आपके बायो फर्मेंटर्स, तो रिएक्टर्स आते हैं जिसमें आप उनकी एक्सट्रैक्शन करते हो। तो बायो रिएक्टर्स जो है उनकी डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, उस डायग्राम को जरूर देखना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस, है ना। और इस चैप्टर में बहुत कुछ था, है ना, सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता इस टाइम पे, है ना। आपका 1 शॉट अवेलेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यही मेरा चैप्टर बस बचा हुआ है तो 1 शॉट को आप जरूर जाके देखें, है ना। अगर आपको लगता है यार हमने कुछ भी नहीं किया है तो ऐसे चैप्टर पढ़ो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है, जिसको आप इजीली समझ के स्कोर कर सकते हो। जैसे इकोलॉजी हो गया आपका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में कुछ कुछ याद करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इजी चैप्टर है, फटाफट से हो जाएगा आपका। इकोलॉजी पढ़ लो, फटाफट से हो जाएगा, है ना। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, 25-30 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे उनके थ्रू, ठीक है। तो बायोटेक को लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, तो देखो आप, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।